नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर सोलंकी और स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन होने वाला है भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का। आज के सेशन में हम सीक्वेंस वाइज एक से लेकर अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है कि किसके बारे में हम बताना है? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताना है। पहले ये बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो दोस्तों, अपने ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान है, जिसका कुछ न कुछ भार है, वो प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। यानी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अब पास में या फिर कहीं किसी भी जगह उपस्थित जिसका द्रव्यमान है उसको आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। उस बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। यानी हमारे आसपास ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षण बल लगाती हैं, अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं। वो बल कौन सा कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, हमारा द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, तो पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचे हुए हैं। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये पेन मुझे आकर्षित कर रही है, मेरा भी कुछ द्रव्यमान है, इस पेन का भी कुछ द्रव्यमान है। ये पेन मुझे आकर्षित कर रही है, मैं इस पेन को आकर्षित कर रहा हूँ। यानी ये दो वस्तुएं, मैं और पेन, एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। यानी प्रत्येक वस्तु, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड ही मुझे आकर्षित कर रहा है, इसका भी क्या है? एक द्रव्यमान। यानी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, कुछ न कुछ भार है, वो किसी भी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और जिस बल से आकर्षित करती हैं वो बल कौन सा कहलाता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों, ये किसके बराबर होता है? ये होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर। यानी जिस दो वस्तुओं की अपन बात कर रहे हैं, उन दो वस्तुओं का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान क्या है? m1, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? m2। हम यहाँ पे केवल दो द्रव्यमान क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक तो वो वस्तु है जो दूसरी वस्तु को आकर्षित कर रही है, और दूसरी वस्तु वो है जो पहली वस्तु से आकर्षित हो रही है। ठीक है, यानी मैं m1 हूँ, ये m2 है, मैं इस पेन को आकर्षित कर रहा हूँ और ये पेन मेरी वजह से मेरी ओर आकर्षित हो रही है। ठीक है, तो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। क्या होती है? F बराबर m1 m2। ठीक है, F बराबर m1 m2, या फिर कह सकते हैं समानुपाती का निशान लगाएंगे अपन। F समानुपाती, F का मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। F का मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, राइट। ये किसके समानुपाती है? m1 m2 के समानुपाती है। ठीक है, और व्युत्क्रमाणु किसके होगा? इन दोनों के बीच की जितनी दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी इनके बीच की दूरी कितनी है? मान लीजिए इनके बीच की दूरी है r। ठीक है, मान लीजिए इनके बीच की दूरी है r। हम डायग्राम से समझते हैं, ये पिंड A है, ये पिंड नंबर 2 है। ठीक है, ये पिंड नंबर 1, ये पिंड नंबर 2। अब ये पिंड इस पिंड को आकर्षित कर रहा है और ये पिंड इस पिंड को आकर्षित कर रहा है। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और जो इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होगा। अगर r बढ़ेगी तो f घटेगा, अगर f घटेगा तो r बढ़ेगी। ठीक है, इस r को जैसे जैसे अपन घटाएंगे या बढ़ाएंगे, ये f उसके अनुसार ही परिवर्तित होगा। समानुपाती का मतलब क्या है? जब द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो f अपने आप बढ़ेगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती यानी जो बट्टे में नीचे दिया है वो अगर बढ़ेगा तो f घटेगा, ये अगर घटेगा तो f बढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्शन पे। ऑप्शन पहला ये है कि ये वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है? r।
आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये देखिए दोस्तों, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, उल्टा। तो ये दोस्तों क्या हो गई, लाइन एकदम करेक्ट हो गई, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है, ये एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये एक दूसरे के प्रति यानी एक दूसरे की और ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए, यानी ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। फिर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में, अपने एक्सपेरिमेंट में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। केपलर ने कौन से सिद्धांत दिए थे दोस्तों, केपलर ने ग्रहों की गति के सिद्धांत दिए थे। ग्रहों की गति के सिद्धांत दिए थे। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने एक्सपेरिमेंट में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। बिल्कुल सही बात है, केपलर के सिद्धांत कौन से थे, ग्रहों की गति के नियम। और ग्रहों की गति के नियम क्या कहते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर किस लिए लगाते हैं, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इनको अपनी ओर बांधे रखती है। ठीक है, फिर डी ऑप्शन, ये वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उत्पाद का मतलब क्या होता है, गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल। क्या कहना चाह रहा है कि वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, जबकि हमने दोस्तों यहां पर पढ़ा है कि वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती वर्ड आया तो दोस्तों ये लाइन क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात गलत है। सही बात कौन सी है कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, F समानुपाती है सीधे m1 m2 के, m1 गुणा m2 के सीधे क्या है, समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती है लेकिन किसके व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सी लाइन यहाँ पर गलत है, ये वाली लाइन गलत है कि द्रव्यमानों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है, हवा की नमी को किससे मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मापक यंत्र का नाम बताना है, हवा की नमी को किससे मापा जाता है, या फिर जो एयर में ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, उसको किससे मापा जाता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या करता है, माइक्रोमीटर दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को, सॉरी दोस्तों माइक्रोमीटर है, यहाँ माइक्रोफोन नहीं है। माइक्रोमीटर क्या करता है, मीटर के 1000वें हिस्से को मापता है, मीटर के 1000वें हिस्से को मापता है। मीटर के 1000वें भाग को, या फिर कह सकते हैं 1 मीटर। 1 मीटर ये अपने लिखा 1 मीटर, इसके 1000वें भाग को मापता है, यानी किसको मापता है, 1/1000। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 शून्य है, ये ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस, तो 10 की पावर -3 मीटर। क्या लिखेंगे माइक्रोमीटर को, 10 की पावर -3 मीटर, यहाँ भी 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, मीटर के 1000वें हिस्से को, 1000वें भाग को मापने के लिए माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। दूसरा है दोस्तों हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है, हाइग्रोमीटर वायु नमी को मापता है। वायु में जो नमी उपस्थित होती है, जो वाष्प के कण उपस्थित होते हैं, आर्द्रता उपस्थित होती है, उस वायु नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन है हमारा थर्मामीटर। थर्मामीटर दोस्तों क्या मापता है,
बताने की ज़रूरत नहीं है, ताप नापने के लिए यूज़ करते हैं, ताप नापने के लिए यूज़ किया जाता है। और हाइड्रोमीटर क्या करता है? हाइड्रोमीटर किसी भी द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापता है, आपेक्षिक घनत्व मापने का काम करता है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर टेम्परेचर या ताप नापने के लिए यूज लिया जाता है। हाइग्रोमीटर वायु की नमी को मापा जाता है और माइक्रोमीटर मीटर के हजारवें भाग को मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ हवा की नमी, वायु की नमी को पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हाइग्रोमीटर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर हवा की नमी मापने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्न में से किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष एक इकाई है, प्रकाश वर्ष एक क्या है? यूनिट है, जो किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? तो दोस्तों मौसम या फिर वेदर को दोस्तों टेम्परेचर से मापते हैं, किससे? डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को दोस्तों डेसिबल से मापा जाता है, डेसिबल से मापा जाता है। गति में दोस्तों अगर स्पीड मापना हो तो स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। और प्रकाश वर्ष जब कोई वस्तु हमसे बहुत ही ज्यादा दूर स्थित हो, जैसे पृथ्वी से बाकी सारे ग्रह बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित हैं, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्ञात करनी है, तो वहाँ पर दोस्तों प्रकाश वर्ष एक इकाई काम लेते हैं। या फिर जब दूरी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, दूरी बहुत ज़्यादा हो, तो उसको मापने के लिए किलोमीटर विलोमीटर यूज़ नहीं लेते, प्रकाश वर्ष को यूज़ लिया जाता है, प्रकाश वर्ष को यूज़ लिया जाता है। अब बात आती है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष में मीटर होते हैं 9.4 × 10⁻15 मीटर। कितने होते हैं दोस्तों? 9.4 × 10⁻15 मीटर। कितने होते हैं? 10⁻15 मीटर। ये लगभग बहुत ही ज़्यादा मीटर है। यानी प्रकाश वर्ष 9.4 × 10⁻15, यानी एक के पीछे 15 शून्य लगेंगे, फिर मीटर लगाएंगे, उसके बराबर होगा एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? दूरी ज्ञात करने से संबंधित है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन, दूरी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का मतलब टाइम आया तो ये समय मापने के लिए नहीं होता है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हजामत का शीशा कौन सा है? या फिर शेविंग ग्लास कौन सा है? जिस कांच को लेकर अपन शेविंग करते हैं, हजामत करते हैं, उसमें कौन से दर्पण को यूज लिया जाता है, कौन से शीशे को यूज लेते हैं? तो दोस्तों शेविंग बनाने के लिए जो यूज लिया जाता है वो है कॉनकेव, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक तो यूज किया जाता है हजामत में, और यूज करते हैं दोस्तों आँख कान या फिर आँख कान के जो डॉक्टर होते हैं, आँख कान और दांतों के डॉक्टर मतलब डेंटिस्ट, वो यूज लेते हैं अवतल दर्पण। छोटी आकृति को बड़ा देखने के लिए ये यूज लिए जाते हैं। और उत्तल की बात करें तो गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं, किसी भी गाड़ी के साइड मिरर होते हैं, उसमें किसको यूज करते हैं? उत्तल लेंस को यूज करते हैं, उत्तल दर्पण को यूज करते हैं। साइड मिरर, साइड में किसी भी गाड़ी के जो साइड में कांच लगाए जाते हैं वो किसके होते हैं? उत्तल दर्पण के बने होते हैं। और शेविंग ग्लास या फिर कह सकते हैं आंख दांत के डॉक्टर जो होते हैं, कान के डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण को यूज लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट, हजामत के शीशे में या फिर आंख दांत या कान के डॉक्टर किस दर्पण को यूज लेते हैं? कॉनकेव या फिर अवतल दर्पण को यूज लेते हैं। और किसी भी गाड़ियों के जो साइड में मिरर लगाए जाते हैं वो उत्तल दर्पण के बने होते हैं,
राइट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? कॉनकेव या फिर अवतल दर्पण यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? यानी जब भी हम एयर में अपन बोलते हैं हमारी ध्वनि आगे संचरित होती है, तो ये कह रहे हैं कि वायु में ध्वनि का जो वेग है, जो स्पीड है हमारे ध्वनि की, वो किस पर निर्भर नहीं करती है। पहली बात है वायु का घनत्व, तो दोस्तों घनत्व पर निर्भर करेगी। घनत्व का मतलब क्या है कि हमारे आसपास का वातावरण कितना सघन है और कितना विरल है, यानी जहाँ कण बहुत ही पास पास होंगे वहाँ पर क्या होगा, ध्वनि बहुत ही ज़्यादा से गति करेगी, ठीक है। और जहाँ पे कण बहुत दूर दूर होंगे वहाँ पर ध्वनि धीमे से गति करेगी, यानी गति की जो स्पीड है, ध्वनि की गति की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, धीमे हो जाएगी। तो वायु के घनत्व पर इफेक्ट पड़ती है, यानी वायु के घनत्व पर निर्भर करती है। दूसरी बात है वायु का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से हर चीज़ प्रभावित होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो जो पार्टिकल है हमारे आसपास के वातावरण में जो पार्टिकल है वो दूर दूर हो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर नीचे रहता है तो वो कण वापस पास पास आ जाते हैं। यानी टेम्परेचर ऑफ एयर वायु का ताप पर भी निर्भर करते हैं। कोई बोले टेम्परेचर कैसे निर्भर करता है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा कण पास पास नहीं होंगे, कैसे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी अपन कह सकते हैं कि ये पार्टिकल है, ये किसी माध्यम के पार्टिकल है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा, ये कण दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। और जब टेम्परेचर घटेगा तब ये कण क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और हमने बात की पास पास आएंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, और दूर दूर जाएंगे तो घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। और घनत्व बढ़ जाएगा तो ध्वनि की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वेग बढ़ जाएगा। और जब घनत्व कम हो जाएगा तो जो वेग है ध्वनि का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगला है वायु का दबाव, प्रेशर। तो दोस्तों प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज प्रभावित करती हैं। अब ये पार्टिकल, इनमें प्रेशर लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कण पास पास आ जाएंगे, और अगर इन पर लगा प्रेशर अपन कम कर देंगे तो ये कि ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर दूर सरक जाएंगे, ठीक है। और दूर सरकना, पास आना, ये घनत्व पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा, और घनत्व सीधा वेग पर इफेक्ट दर्शाएगा, ठीक है। तो घनत्व, ये प्रेशर पर भी ये निर्भर करती है। डी ऑप्शन है वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता पर दोस्तों ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है। वायु में कितने कण पानी के उपस्थित हैं, वाष्प के कितने कण उपस्थित हैं, आर्द्रता कितनी है, इस पर ध्वनि का वेग डिपेंड नहीं करता है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है वायु की आर्द्रता जिस पर ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करेगा, वायु के घनत्व पर निर्भर करेगा। अगर घनत्व ज्यादा हुआ तो वेग बढ़ जाएगा, अगर घनत्व कम हो गया तो वेग घट जाएगा, ठीक है। और वायु का टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ घनत्व कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि कण दूर दूर सरक जाएंगे। और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो कण पास पास आ जाएंगे, घनत्व बढ़ जाएगा, और जो ध्वनि का वेग है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर, किसी भी अपन सिस्टम में प्रेशर बढ़ाएंगे तो कण पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो पास पास आएंगे तो घनत्व बढ़ेगा और ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। प्रेशर कम करेंगे तो जो यहाँ पे पार्टिकल है वो दूर दूर सरक जाएंगे, घनत्व कम हो जाएगा, और घनत्व कम हो जाएगा तो ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, किस प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद नेफ्थेलिन की गोली, कुछ दिनों के बाद नेफ्थेलिन या फिर कपूर की गोली गायब हो जाती है। किस प्रक्रिया के कारण, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहां पर अपन ने कहीं पर नेफ्थेलिन की गोली, कपूर की गोली रखी है और कुछ दिनों के बाद देखते हैं तो वो आधी रह जाती है या फिर पूरी गायब हो जाती हैं। ऐसा किस प्रक्रिया के कारण होता है। तो दोस्तों जो अवस्था परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन 3 अवस्थाओं के बीच होता है, ठोस, द्रव और
गैस। अगर ठोस से द्रव बन रहा है तो क्या बोलेंगे कि गलन हो रहा है, या फिर बर्फ कैसा है, ठोस, पानी कैसा है, द्रव। बर्फ पिघल रहा है, बर्फ गल रहा है, तभी तो पानी बन रहा है, राइट। तो ठोस जब द्रव में बदलेगा तो क्या बोलेंगे अपन, गलन। द्रव जब गैस में बदलेगा तो क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। ठीक है। द्रव वापस गैस में बदलेगा, क्या बोलेंगे, संघनन, इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। और द्रव वापस ठोस में बदलेगा तो क्या बोलेंगे, हीमन। हीमन यानी हीम बन रहा है, बर्फ बन रहा है, राइट। इसको बोल देंगे फ्रीजिंग, हीमन। और जब ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और ठीक ऐसा ही यहां पर होता है। कपूर की गोली कैसी है, ठोस। कपूर की गोली कैसी है, ठोस। और बिना द्रव में बदले यानी पानी बनाई नहीं, सीधे वो गैस में वाष्पीकृत हो गई। सीधे गैस में क्या हो गई, वाष्पीकृत हो गई, और सीधा अपन को लगता है कि क्या हो गई, गायब हो गई। कपूर की गोली कैसी थी, ठोस थी। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के दौरान वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल गई, सीधे गैस में बदल गई, और कैसे क्या हो गई, गायब हो गई। तो कौन सी प्रक्रिया हुई दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। कौन सी प्रक्रिया हुई, ऊर्ध्वपातन। तो किस प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद कपूर की गोली गायब हो जाती है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद हमें लगता है कि कपूर की गोली गायब हो जाती है, या फिर देख सकते हैं कि आधी रह जाती है, आधी गायब हो जाती है। ठीक है। ये इसको बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। ठोस टेम्परेचर मिलने पर गलन प्रक्रिया के दौरान द्रव में चेंज होता है, और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो द्रव गैस में बदलेगा, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है। अगर गैस को अपन वापस प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द्रव में बदलेगा, इसको बोलते हैं संघनन। और टेम्परेचर कम करेंगे तो द्रव बदलेगा ठोस में, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हीमन। लेकिन एक प्रक्रिया ऐसी होती है जहां पर कोई गैस या फिर ठोस बिना द्रव में बदले सीधे तीसरे के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ठोस है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस के पास पहुंच गया, और गैस भी बिना द्रव में बदले सीधे ठोस के पास पहुंच जाए। ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी, ऊर्ध्वपातन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है गलन, मेल्टिंग। तो गलन तो किसको बोलते हैं, ठोस से द्रव को, ठोस से द्रव को। लेकिन यहाँ कोई द्रव बना ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है गलन और वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसको बोलते हैं, द्रव से गैस में बदलना। लेकिन कपूर की गोली क्या थी, ठोस थी, तो ये वाष्पीकरण भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलन तो पहले से गलत है। फिर डी है वाष्पीकरण अकेला दिया हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन हमारे पास है ऊर्ध्वपातन, और यही सही आंसर है, क्योंकि ठोस सीधे गैस में बदल रहा है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के दौरान। कपूर की गोली सीधे गैस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में चेंज हो रही है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर गर्म करने पर आसानी से विरूपित हो जाने वाले प्लास्टिक को किस रूप में जाना जाता है, यानी ऐसा प्लास्टिक का नाम बताइए जो थोड़ा सा गर्म करने पर आसानी से विरूपित, विरूपित का मतलब है कि आसानी से पिघल जाए, थोड़ा सा गर्म करने पर आसानी से पिघल जाए, ऐसे प्लास्टिक को किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक, क्या होता है थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा दोस्तों होता है थर्मोसेटिंग। कैसा होता है, थर्मोसेटिंग। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक को क्या करते हैं, हल्का सा गर्म करते हैं तो ये अपना आकार चेंज कर लेता है, इसका आकार चेंज कर लेता है और विरूपित हो जाता है, आकार अपना बदल लेता है। लेकिन थर्मोसेटिंग को गर्म करने पर ये सिर्फ मुलायम होता है, क्या होता है, मुलायम हो जाता है। उसके बाद इसको दूसरा रूप दे सकते हैं, दूसरा
रूप दे सकते हैं और बहुत सारे ऐसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हल्का सा मुलायम करके दूसरा रूप दिया जाता है। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक हल्का सा गर्म करने पर विरूपित हो जाएगा, आकार चेंज कर लेगा, क्या कहलाएगा? थर्मोप्लास्टिक। और दूसरा है गर्म करने पर केवल क्या होगा? मुलायम होगा, आकार चेंज नहीं होगा, मुलायम होगा और उसके बाद उसको दूसरा रूप दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? आसानी से विरूपित हो जाने वाले, आसानी से जो पिघल जाएगा, गल जाएगा, अपना आकार चेंज कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? थर्मोप्लास्टिक बोलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन है थर्मोडायनेमिक, ये गलत हो जाएगा। फिर है ऑप्शन सी में क्या है? थर्मो प्रतिरोधी, ये भी तो गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और डी ऑप्शन है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग किसको बोलते हैं? जो गर्म करने पर केवल क्या होता है? मुलायम होता है, पिघलता नहीं है। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जो क्या है? थर्मोप्लास्टिक, जो गर्म करने पर अपना आकार चेंज करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला है, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, तो उस बल को क्या कहा जाता है? उस बल को क्या कहा जाता है? यानी ऐसा बल है जो दो वस्तुएं आपस में टच हैं, उनकी सापेक्ष गति हो रही है। सापेक्ष गति का मतलब क्या है? अगर एक को अपन बिंदु माने तो दूसरी उसके ऊपर गति कर रही है, और अगर दूसरी को बिंदु मानेंगे तो पहली उसके ऊपर गति कर रही है। यानी एक दूसरे के सापेक्ष दोनों गति कर रही है। सापेक्ष बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, सापेक्ष बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं पेन इस बोर्ड पे चलाता हूं तो क्या हो? अगर आप बोर्ड को बिंदु मानते हैं तो पेन इसके ऊपर चल रही है। अगर आप पेन को बिंदु मानते हैं तो ये बोर्ड को आपको इसके ऊपर चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों सतह आपस में सापेक्षिक गति करती है, तो उसके कारण उसका विरोध होता है। यानी एक ऐसा बल वहां पर उत्पन्न होता है जो उस गति का विरोध करता है। ये हमने पढ़ा था, ये हमने वहां पे पढ़ा जहां हमने गति पढ़ी थी, वहां हमने पढ़ा था कि आप कोई भी एक बक्सा है, आप बक्से को धक्का दे रहे हैं, तो बक्सा और जो आपकी फर्श है, जिस फर्श पर वो गति कर रहा है, बक्से की तली और फर्श दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, सापेक्ष गति कर रहे हैं। तो एक बल वहां पर उत्पन्न होता है जो क्या करता है? उस गति का विरोध करता है। क्या करता है? उसका विरोध करता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे दोस्तों घर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर्षण कहा जाता है। जब भी दो सतहों के बीच सापेक्ष गति होगी तब वहां पे एक बल उत्पन्न होगा जो उस गति का विरोध करेगा, उसे घर्षण कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। राइट, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये एक सतह है, मान लीजिए ये एक रोड है, यहाँ पर एक बक्सा रखा है। अगर आप इस बक्से को यहाँ से धक्का देते हैं तो बक्से की तली और इस फर्श की सतह दोनों के बीच सापेक्षिक गति हो रही है। सापेक्षिक गति का मतलब क्या? एक दूसरे के सापेक्ष दोनों गति कर रहे हैं। तो वहां पर एक बल उत्पन्न होगा जो बल की विपरीत दिशा में, या फिर कह सकते हैं गति की विपरीत दिशा में, अगर ये बक्सा इस तरफ गति कर रहा है आपके बल लगाने पर, तो घर्षण उसके विपरीत दिशा में बल उत्पन्न करेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा, इस गति को रोकने का प्रयास करेगा। अगर ये बक्सा इस तरफ जा रहा है तो ये बक्सा तभी रुकेगा जब इसको उल्टी दिशा में बल लगाया जाएगा। तो जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो भी यही काम करता है, विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो इसका आंसर मिल गया आपको। घर्षण ही वो बल है जो सापेक्षिक गति का विरोध करता है जब दो वस्तुएं आपस में सापेक्षिक गति कर रही हो। सापेक्षिक गति का मतलब है एक दूसरे के सापेक्ष गति करना। राइट, तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन घर्षण यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस मात्रा के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? एक इकाई दी है, मात्रक दिया है मीटर प्रति सेकंड वर्ग, मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ठीक है, ये मात्रक दिया है यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है किसके लिए ये मात्रक यूज किया जाता है, ये मात्रक किसका है। पहली बात दोस्तों देखते हैं संवेग की। संवेग क्या है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। किसका है?
द्रव्यमान यानी m, वेग और वेग का मतलब है v। m और v का क्या है, गुणनफल है। m को दोस्तों क्या लिखते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। और वेग को क्या लिखते हैं, m यहां पर क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान क्या लिखते हैं, केजी। ठीक है। v क्या है यहां पर, वेग। वेग क्या है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन को क्या लिखते हैं, विस्थापन को किससे मापते हैं अपन, मीटर में। किसमें मापते हैं, मीटर में। और समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में। तो मीटर बटा सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर बटा सेकंड। किलोग्राम मीटर बटा सेकंड, इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो संवेग का तो नहीं है, क्योंकि संवेग का क्या मात्रक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। दूसरी बात आता है त्वरण पर। त्वरण क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है वेग बटा समय। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। अब वेग का आपको पता है, वेग यहाँ पे v था, v का मात्रक क्या है, m बटा s। m बटा s, m का मतलब है मीटर, s का मतलब क्या है, सेकंड। समय को अपन किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो मीटर बटा सेकंड। अब यहाँ पे एक समय और है, तो एक सेकंड और लगाएंगे, एक समय और, एक सेकंड का निशान और लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा मीटर और नीचे s इंटू एस क्या हो जाएगा, s का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर वेग दिया है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा था, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब दोनों का और देख लेते हैं। वेग, वेग क्या था, विस्थापन बटा समय यानी मीटर बटा सेकंड। मीटर बटा सेकंड। और दूरी को दोस्तों पता है किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। अब चारों के मात्रक आपके सामने हैं। संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग का मीटर बटा सेकंड, और दूरी का केवल क्या है, मीटर है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि किसका है, त्वरण का मात्रक है। किसका मात्रक है, त्वरण का मात्रक है। ठीक है। ये बात सारी आपको समझ आ गई। प्रत्येक का मात्रक सबका निकाल दिया हमने, चेक कर लिया किसका मात्रक निकला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक निकला है। राइट। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अविमीय राशि है। क्या अविमीय राशि है। दो तरह की राशियां होती है, जिसकी विमा होती है, विमा होती है उसको बोलते हैं विमीय राशि, जिसकी विमा नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, अविमीय राशि। राइट। हमें यहाँ पर बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी भौतिक राशि ऐसी है जिसकी विमा नहीं होती है। तो दोस्तों विमा किसकी नहीं होती है, सीधा सा आंसर जाएगा, विमा विकृति की नहीं होती है। राइट। जो भी नियतांक है उसकी विमा होगी, क्योंकि नियतांक कहाँ लगता है, जहाँ भी अपन समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का निशान लगाते हैं। जैसे देखिए हमने अभी बात की थी गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल में हमने क्या पढ़ा था कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पे से समानुपाती का निशान है, जब इस निशान को हटाएंगे तो इस फॉर्मूले को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए एक नियतांक हमें लगाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर नियतांक लगाया कैपिटल G, m1 m2 बटा आर स्क्वायर, समानुपाती हटा के बराबर लगाया तो हमें एक नियतांक लगाना पड़ा। अब इस नियतांक की विमा कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी विमा करेंगे, इसका पहले मात्रक निकालेंगे। मात्रक कैसे निकलेगा, इस आर स्क्वायर को इस तरफ भेज दिया ऊपर की ओर, एफ आर स्क्वायर हो गया, m1 m2 को इधर नीचे भेज दिया, m1 m2 हो गया, और ये निकल गया g का मात्रक। और जिसका मात्रक होगा उसकी विमा अपन निकाल सकते हैं। तो सभी नियतांक ऐसे ही होंगे, सभी नियतांकों के मात्रक निकलेंगे। तो ये भी क्या है, गैस नियतांक, इसका भी निकलेगा। ये श्यानता गुणांक, ये भी क्या है, नियतांक। ये है प्लांक नियतांक, ये भी क्या है, नियतांक। ये भी सब मात्रक वाली राशि और विमा वाली राशि है। विकृति कोई नियतांक नहीं है, इसकी कोई विमा नहीं होती। कैसी है ये, अविमीय राशि है। अविमीय राशि है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? कौन सा गति का एक सही समीकरण है? गति के दोस्तों 3 समीकरण। गति के कितने समीकरण? 3। पहला कौन सा? v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। v क्या होता है दोस्तों? v होता है अंतिम वेग। v होता है अंतिम वेग। u होता है दोस्तों प्रारंभिक वेग। कोई भी वस्तु जब गति करना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग होता है, उसको लिखते हैं अपन u। ठीक है। a दोस्तों होता है त्वरण, एसिलरेशन। क्या होता है? त्वरण। और t दोस्तों सबको पता है, t होता है टाइम या फिर कह सकते हैं अपन समय। ठीक है। और एक और वर्ड आगे आएगा s। s दोस्तों होता है विस्थापन या फिर लिखेंगे अपन दूरी। ठीक है। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है दोस्तों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सा है? दूसरा। ये पहला समीकरण और ये कौन सा है? दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण है कौन सा? v स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और जो तीसरा है वो कौन सा है? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है। एक ही बात है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा कौन सा हो गया दोस्तों? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, या फिर कह सकते हैं v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as। अगर त्वरण पॉजिटिव है तो यहाँ पर अपन पॉजिटिव लगा सकते हैं, अगर त्वरण नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लगा सकते हैं। ठीक है। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 2s बराबर v माइनस यू इंटू टी। तो दोस्तों यहाँ पे 3 समीकरण आपके पास दिए गए हैं, ये उसमें से कोई सा भी नहीं है, ये यहाँ पर कोई सा भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद अपन b पे आते हैं। b क्या है? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as। v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as। एक है हमारे पास u बराबर v प्लस ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अपन मानते हैं कि त्वरण क्या है? पॉजिटिव है। त्वरण क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है। सभी इसी में भी अपने त्वरण को पॉजिटिव मानकर हल किया है, इसमें भी त्वरण को पॉजिटिव मानकर हल किया, इसमें भी त्वरण को पॉजिटिव मानकर हल करेंगे। ठीक है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर v स्क्वायर को यू स्क्वायर को इस तरफ भेजा जाए, यहाँ पर प्लस है, इस तरफ भेजने पर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 2as माइनस यू स्क्वायर क्या बन जाएगा? माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस यू स्क्वायर गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये समीकरण गलत हो जाएगा। यहाँ पर है u बराबर v प्लस ए टी। क्या है? u बराबर v प्लस ए टी स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर आया, ये भी गलत हो गया, और u और v को गलत गलत जगह चेंज किया गया। जो रियल समीकरण होता है वो क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। इसने लिखा है u बराबर v प्लस ए टी स्क्वायर। स्क्वायर आएगा तो वैसे भी गलत हो जाएगा, और u और v दोनों एक दूसरे के गलत पोजीशन पर हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो हमारा सी ऑप्शन बचा है, सी ऑप्शन बचा है, इसको देखिए, 2s बराबर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, ये बचा है। अब यहाँ पे देखिए
S बराबर UT है, यहाँ पे AT स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर हाफ नहीं है, यहाँ पर हाफ नहीं है। अपन एक तरीका यूज करते हैं, इन तीनों में अगर अपन 2 2 का भाग दे दें, इसमें भी अपन 2 का भाग देंगे, इस पद में भी 2 का भाग देंगे, और ये लास्ट वाला पद इसमें भी 2 का भाग देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ S, यहाँ पे क्या बचा UT, ये प्लस यहाँ पे 1/2 और AT स्क्वायर था तो AT स्क्वायर। अब देखिए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्या आ गया, दूसरा समीकरण आ गया S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो कौन सा समीकरण करेक्ट हो जाएगा, C वाला समीकरण करेक्ट हो जाएगा। राइट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हमारा C ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये गति के 3 समीकरण है, इसको याद रखिएगा। V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं C6H14। C6H14 का अगला उच्च सजातीय है, अगला उच्च सजातीय है, यानी इससे हाई लेवल का सजातीय कौन सा है। सजातीय क्या होता है दोस्तों कि उनका क्रियात्मक समूह, सिंपल सी बात देखिए, सजातीय में क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए, क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए, और पीछे वाले से अगले वाला जो पद होगा उसमें CH2 का अंतर होना चाहिए। किसका अंतर होना चाहिए, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए। अब ये बात करी हमने सजातीय श्रेणी की, क्रियात्मक समूह समान, यानी ये क्या है, एल्केन, ये क्या है, एल्केन। तो अगला वाला भी क्या होना चाहिए, एल्केन होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं CH2 के अंतर वाली, यानी यहाँ पे C कितने हैं, 6, तो एक और ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। CH2 का अंतर देखिए, C6H14 है, यहाँ पर 1 कार्बन और बढ़ाएंगे, C7 हो जाएगा। 2 क्या बढ़ाने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 14, 2 और बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 16। यानी अगला C6H14 का जो अगला सजातीय होगा वो क्या होगा, C7H16 होगा। अगर ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है तो वो करेक्ट है, वरना वो गलत है। पहला ऑप्शन है C7H12, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, हमें H को भी बढ़ाना है, जबकि यहाँ पर H को क्या कर दिया, 2 कम कर दिया। यहाँ पर C7H12 है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ C6H12 है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए C7H16 अंतर है, CH2 का अंतर है इसमें और इसमें CH2 का अंतर है। देखिए CH2 का यहाँ पे कार्बन 6, यहाँ पे 7, C का अंतर है, H2 का अंतर है कि नहीं है, चेक कीजिए, H14 है, H16 है, 2 का अंतर मौजूद है। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। C7H16 किसका उच्च सजातीय है, C6H14 का उच्च सजातीय है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C7H16। सजातीय क्या होता है, सजातीय श्रेणी क्या होती है, क्रियात्मक समूह समान होना और प्रत्येक पद में CH2 का अंतर होना, प्रत्येक पद में CH2 का अंतर होना। या फिर अगर सवाल ऐसा होता कि C6H14 का पिछला सजातीय कौन सा था, यानी इसके पीछे वाला कौन सा था, तो इसमें से CH2 कम कर दो आप। यहाँ पे कार्बन 6 है, कार्बन 5 कर दो, हाइड्रोजन 2 और कम कर दो, H14 है, H12 कर दो, H12 कर दो, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, C6H14 का पिछला सजातीय हो गया। अगला कौन सा है, C7H16, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है। शक्ति को क्या लिखते हैं, पावर P, प्रवाह यानी धारा क्या लिखते हैं I, और प्रतिरोध को क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस यानी
आर। ठीक है, इनके बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर VI। क्या होता है? P बराबर VI। यहाँ पर V क्या है? विभवांतर, I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा, P क्या है? पावर यानी शक्ति। शक्ति का क्या फॉर्मूला है? P बराबर VI। अब हमें तो पूछा है I और R में और P में संबंध। यहाँ पे I तो आ गया लेकिन R यहाँ पर नहीं है। अगर सिर्फ V, I और P में पूछता तो ये संबंध करेक्ट था, लेकिन यहाँ पर हमें R का भी पूछा गया है, R का भी साथ में पूछा गया है। तो इन दो पदों में से किसी को ऐसा पद लाना पड़ेगा कि R भी इनके पद में आए। तो सिर्फ 3 पद रहे, एक P रहे, एक I रहे और एक R रहे। तो दोस्तों हमें पता है ओम का नियम है, ओम का नियम क्या कहलाता है? V बराबर IR। ओम के नियम को क्या बोलते हैं? V बराबर IR। सिंपल सी ट्रिक थी, ओम वीर। ठीक है, ओम का नियम और वीर यानी V बराबर IR। तो इस V की जगह अपन IR अगर रख दें तो 3 सिर्फ पद रहेंगे। एक पद रहेगा P, एक पद रहेगा I और एक पद रहेगा R। यहाँ पे देखिए, अब P बराबर V की जगह IR रखा, IR, और एक I पहले से यहाँ पर था। अब सिर्फ 3 पद हैं, P है, I है और R है। जो मैं सवाल में पूछा गया था वे 3 पद ही मौजूद हैं। अब देखिए I और I क्या हो जाएगा? I स्क्वायर, और अकेला R बचा तो क्या हो जाएगा? R। अब देखिए P, I और R इन तीनों में क्या संबंध है कि P बराबर I स्क्वायर R के बराबर होता है। P किसके बराबर होता है? I स्क्वायर R के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर है P बराबर I स्क्वायर बटा R, यहाँ पे गुणा में या भाग में, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है P बराबर IR स्क्वायर, IR स्क्वायर, यहाँ पे R पे स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे है P बराबर I बटा R स्क्वायर, यहाँ पे R स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा गलत दिया है, R स्क्वायर को और बटा में भेज दिया है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R, बिल्कुल वही बात है, P बराबर I स्क्वायर R। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। M द्रव्यमान और L लंबाई, M द्रव्यमान और L लंबाई की एक पतली छड़ है। क्या है? पतली छड़ है, यानी कह सकते हैं एक पतली छड़ है हमारे पास, इसका द्रव्यमान क्या है? M, द्रव्यमान M है और इसकी जो लंबाई है वो क्या है? L। राइट, इसकी लंबाई क्या है? L। पतली छड़ का, छड़ और इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा के लंबवत, छड़ तथा इसकी केंद्र से गुजरने वाली रेखा के लंबवत, इसके केंद्र से कौन सी रेखा गुजर रही है? ये रेखा इसके केंद्र से गुजर रही है। ये छड़ है जिसका M द्रव्यमान है, L लंबाई है, और ये रेखा इसके केंद्र से गुजर रही है। इस रेखा के लंबवत अक्ष पर, रेखा के लंबवत अक्ष पर यानी इस अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? क्या पूछा है? इस अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? ठीक है, इस छड़ से जो लाइन गुजर रही है उसके लंबवत ये लाइन हो गई। अब इस छड़ के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? तो दोस्तों जब छड़ की बात आती है और जब लंबवत बात की जाती है तो जड़त्व आघूर्ण यानी I क्या होगा? I हो जाएगा दोस्तों ML स्क्वायर बटा 12। क्या हो जाएगा? सीधा से इसका आंसर है जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर बटा 12। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सीधी सी अपने को बात याद रखनी है, अगर पतली छड़ की बात की जाए और छड़ तथा इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा के लंबवत अगर जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो ML स्क्वायर बटा 12 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ML स्क्वायर बटा 12। राइट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है ML स्क्वायर बटा 2, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है ML स्क्वायर बटा 6, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर ML स्क्वायर अपॉन 4, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? ML स्क्वायर बटा
12 दिया हुआ है, ml²/12 दिया हुआ है, ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। छड़ के लंबवत जो जड़त्व गुण आएगा कितना आएगा, ml²/12, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणित हो जाता है। परिणित का मतलब है निकलता है, ऊर्जा के रूप में निकलता है। ठीक है, उस नाभिकीय प्रतिक्रिया ने उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणित हो जाता है। आपके पास कोई भी एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान है m, उससे एनर्जी निकल रही है। क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। और जब किसी भी वस्तु से, किसी भी अभिक्रिया से जब एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी को दोस्तों बोलते हैं, उस एनर्जी का निकलना कहलाता है एक्सोथर्मिक। क्या कहलाता है दोस्तों, एक्सोथर्मिक कहलाता है। और अगर किसी तंत्र में यदि कोई द्रव्यमान एनर्जी सोख रहा है, एनर्जी उसे चाहिए, यानी ये कोई द्रव्यमान है, इसको अगर अपन एनर्जी दे रहे हैं, जैसे इसको नीचे से अपन तापीय ऊर्जा दे रहे हैं, अब अगर इसके नीचे बर्नर चालू कर दें, इसको ताप देना स्टार्ट कर दें, इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दें, तो वो कौन सी ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है। हम इसको दे रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सी है, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब है इस जो एनर्जी है वो इसके अंदर जा रही है, एंडो का मतलब इसके अंदर जा रही है, ये एनर्जी को ग्रहण कर रही है, तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। राइट। अगर कोई भी द्रव्यमान, कोई भी तंत्र ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक, या फिर हिंदी में बोलते हैं ऊष्माशोषी। क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी, यानी ऊष्मा का क्या कर रही है, शोषण कर रही है, उससे ऊष्मा छीन रही है, ऊष्मा सोख रही है। कोई भी द्रव्यमान ऊष्मा का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, यानी ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है। इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब क्या है, निकलना, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का निकलना। किसी भी द्रव्यमान से, किसी भी तंत्र से ऊष्मा का निकलना क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अगर किसी रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यदि किसी द्रव्यमान से एनर्जी निकल रही है तो उसको भी क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों में क्या फर्क है, एंडोथर्मिक में एनर्जी ग्रहण की जाएगी और उसको अपन लिखेंगे प्लस। किसी भी अभिक्रिया के पास अगर प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो एनर्जी को ग्रहण कर रही है। यदि किसी अभिक्रिया के पीछे की ओर माइनस लिखा हुआ है यानी उससे एनर्जी निकल रही है, उससे एनर्जी निकल रही है। राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें पूछा है कि द्रव्यमान ऊर्जा में परिणित हो जाता है। परिणित का मतलब क्या है, द्रव्यमान से ऊर्जा निकल रही है। तो निकल रही है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है दोस्तों एंडोथर्मिक। क्या है, एंडोथर्मिक यानी एनर्जी को ग्रहण करने वाला, लेकिन ये सवाल में पूछा है कि एनर्जी निकल रही है। ठीक है, एंडोथर्मिक, तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सीधी सी बात करते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या है, एनर्जी द्रव्यमान से निकल रही है, एनर्जी तंत्र से निकल रही है, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। राइट। तो एक्सोथर्मिक क्या है, ऊर्जा का निकलना। ऊर्जा का निकलना, तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उस नाभिक की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, द्रव्यमान से ऊर्जा निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जिसको मतलब होता है ऊर्जा का निकलना। एक और नाम लेते हैं ऊष्माक्षेपी। राइट, और माइनस का साइन यहाँ पर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दाब के मापन के लिए एसआई इकाई क्या है। दाब के मापन के लिए कौन सी यूनिट काम में ली जाती हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास जूल। ऑप्शन ए कौन सा है, जूल। जूल दोस्तों या फिर कार्य को मापने के लिए यूज करते हैं, या फिर एनर्जी को मापने के लिए, ऊर्जा को मापने के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है। कार्य का मात्रक भी क्या है, जूल है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या है, जूल है। और ऊर्जा का एक और मात्रक है जिसे हम कैलोरी बोलते हैं। बी ऑप्शन दोस्तों पास्कल। पास्कल से दोस्तों दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है, दाब को मापते हैं। फिर न्यूटन। न्यूटन में दोस्तों बल को मापा जाता है। अगर किसी वस्तु पर हमने कितना बल लगाया तो उसको किस मात्रक में, किस इकाई में मापेंगे, न्यूटन में मापेंगे। फॉर एग्जांपल किसी वस्तु पर हमने 5 न्यूटन बल लगाया, 10 न्यूटन हमने बल लगाया, ठीक है। और एम्पियर, एम्पियर किससे मापते हैं दोस्तों, एम्पियर विद्युत धारा को मापने के लिए यूज करते हैं। एम्पियर इकाई विद्युत धारा को मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन जो पास्कल है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। दाब को मापने के लिए ऐसा इकाई क्या है, पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन दोस्तों कूलाम। कूलाम दोस्तों विद्युत आवेश को मापता है, राइट। दूसरा है वाट। वाट दोस्तों शक्ति को मापता है। किसको मापता है, शक्ति को, पावर को। फिर एम्पियर। एम्पियर आपको पता है, हमने अभी बात करी, विद्युत धारा को मापने के लिए काम में लेते हैं। विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है, एम्पियर। और वोल्ट मापते हैं दोस्तों विभवांतर को। वोल्ट से किसको मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं। अब बात आते हैं वापस क्वेश्चन पर, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश की इकाई क्या है, कूलाम है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। ध्वनि के बारे में, ध्वनि के बारे में कौन सा कथन गलत है। आइए ऑप्शन ए देखते हैं। एक औसत मानव की श्रव्य सीमा यानी सुनने की जो कैपेसिटी है, सुनने की जो लिमिटेशन है, आवृत्ति है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। बिल्कुल बात सही है। श्रव्य जो परास होती है किसी भी मानव की, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, होती है। ये बात एकदम सही है। ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। कैसी है, यांत्रिक तरंग है, यानी किसी भी ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है उसको यांत्रिक तरंग बोला जाता है। यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो ध्वनि कैसी है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। ध्वनि कैसी है, अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। तो ये भी बात क्या है, सही है। फिर सी ऑप्शन है तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। दोस्तों ये बात यहाँ पर समान आया, गलत हो गई। माध्यम के अनुसार ध्वनि की गति बदलती है। माध्यम के अनुसार ध्वनि की गति बदलती है। अगर कोई माध्यम विरल है, माध्यम के कण पास पास नहीं है, दूर दूर हैं, तो ध्वनि की गति कम पड़ जाएगी। हमने ये बात अभी करी है। और अगर माध्यम के कण बहुत पास पास है, ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। तो तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान नहीं रहती है। ये बात यहाँ पर गलत हो गई। अगली बात है ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि निर्वात में क्या नहीं होता, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, और जहाँ पे माध्यम नहीं है वहाँ पर ध्वनि गति नहीं करेगी। हमने पहले ही बात करी है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग का मतलब क्या है कि माध्यम की आवश्यकता होगी ही। अगर माध्यम होगा तो ही तभी ध्वनि आगे बढ़ेगी, तभी तरंग आगे बढ़ेगी। तो निर्वात में माध्यम नहीं है तो ध्वनि आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है दोस्तों। और हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि गलत को ही हमें सवाल में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। ईंधन का ऊष्मीय मान, ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, पहला दोस्तों है किलो जूल। पहला क्या है, किलो जूल। दूसरा है कैंडेला, तीसरा है किलोग्राम, चौथा है केल्विन। हमें पूछा है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी ईंधन का ऊष्मीय मान किसमें ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों कैंडेला, हम सीधी बात करते हैं कैंडेला। कैंडेला जो मान है
जो इकाई है वो है दोस्तों प्रकाश तीव्रता की। प्रकाश तीव्रता या फिर बोलते हैं प्रकाश दीप्ति या फिर बोलते हैं ज्योति तीव्रता, राइट। प्रकाश दीप्ति या फिर फोटोमेट्री या फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। किलोग्राम दोस्तों आपको पता है किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है। ताप को मापने के लिए केल्विन का यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस का भी करते हैं, फ़ारेनहाइट का भी करते हैं, और एक और है रियूटर, उसका भी यूज करते हैं। और लेकिन जो ईंधन का ऊष्मीय मान है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो किलो जूल में ज्ञात की जाती है। किसमें ज्ञात की जाती है? किलो जूल में ज्ञात करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैंडेला प्रकाश मिति या फिर ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई है, किलोग्राम द्रव्यमान को मापने की इकाई है, और केल्विन जो है वो ताप को मापने की इकाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पर यह है कि आम टीवी रिमोट कंट्रोल, जो टीवी रिमोट कंट्रोल होता है, उसके द्वारा कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? उसे कौन सी तरंग निकलती है जो कंट्रोल करने में काम आती है? तो दोस्तों सभी टीवी रिमोट जो कंट्रोल होते हैं उनसे इंफ्रारेड तरंगे निकलती हैं। कौन सी तरंगे निकलती हैं? इंफ्रारेड तरंगे निकलती हैं जो कंट्रोलिंग में काम आती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, टीवी रिमोट कंट्रोल से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।